नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं ए टू आई टी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का AWS के एक और नए ट्यूटोरियल में। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बात करूं एक ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर की जिसके इस्तेमाल से आपका बहुत सारा काम इजी हो जाता है ऑफिस का। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं एक डेटाबेस की। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हमने बात की थी DynamoDB की, जिसमें हम टेबल क्रिएट करके अपने जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने जा रहा हूं RDS सर्विस की, मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस सर्विस की। क्या होती है रिलेशनल डेटाबेस सर्विस या कैसे हम उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं Amazon वेब सर्वर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउजर को और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं Amazon वेब सर्वर के मेन सर्विस को। तो सिंपली मैं क्लिक करता हूँ साइन इन टू द कंसोल। तो यहाँ पे हम मेन पेज पे आ चुके हैं Amazon वेब सर्वर के। तो हम सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं RDS और हमें यहाँ पे शो हो जाएगी हमारी RDS सर्विस। तो सिंपली इसे क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं इसका डैशबोर्ड और एक्सप्लोर करते हैं इस पर्टिकुलर सर्विस को। तो फर्स्ट टाइम आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हम सिंपली क्लिक करते हैं डैशबोर्ड्स पे या फिर हम डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं क्रिएट डैशबोर्ड पे। तो जैसे ही आप क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करोगे हमारे पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस शो हो जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आपको शो हो जाता है कि आप किस मेथड के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, इजी क्रिएट के साथ या फिर स्टैंडर्ड के साथ। तो स्टैंडर्ड में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस इंक्रीज हो जाते हैं जिनको आप मैनुअली अरेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल स्टैंडर्ड के साथ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहती है इंजन चूज की। तो आप किसी भी डेटाबेस को चूज कर सकते हो सर्विस को, जैसे कि Amazon Azure, MySQL, उसके बाद Postgres, Oracle, SQL सर्वर। तो फिलहाल चलते हैं हम Postgres के साथ। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसका वर्जन। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर प्रीवियस वर्जन को चूज करना चाहते हैं तो प्रीवियस वर्जन को चूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर लेटेस्ट चूज करना है तो हम लेटेस्ट के साथ भी आगे जा सकते हैं। उसके बाद अभी मैं स्टैंडर्ड के साथ ही रहने वाला हूं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स में हमें चूज करना है कि हम प्रोडक्शन की साइड जाना चाहते हैं, इसको डेव टेस्टिंग के लिए यूज करना चाहते हैं या सिंपल टेस्टिंग के लिए। तो मैं चलता हूं फिलहाल फ्री टायर के साथ। लेकिन जैसे ही आप फ्री टायर को सिलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो थोड़ी लिमिटेड हो जाएंगी एज कंपेयर टू प्रोडक्शन सेक्शन। तो अगर आप प्रोडक्शन सेक्शन के साथ रहते हो तो आपके पास काफी सारी ऑप्शंस हैं जिनको आप सभी को मैनुअली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप फ्री टायर के साथ जाओगे तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो कुछ लिमिटेड सी रह जाएंगी जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर पाओगे। चलो देखते हैं कौन कौन सी लिमिटेड ऑप्शंस हम चूज कर सकते हैं अगर हम फ्री टायर के साथ चलते हैं। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी तो हम बिल्कुल नहीं चूज कर पाएंगे अगर फ्री टायर के साथ जाएं तो। उसके बाद आ जाता है हम अपने डेटाबेस का आइडेंटिफायर चूज कर सकते हैं। तो इन्होंने फिलहाल के लिए डेटाबेस 1 रखा है आइडेंटिफायर। तो आप चाहें तो इसमें कस्टम नेम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MyDB। तो उसके बाद आ जाता है मास्टर यूजर नेम। तो ये बहुत मैंडेटरी कार्डिनल्स हैं, तो इन्हें रिमेंबर करना बहुत जरूरी है। तो या तो आप इसे याद कर लो या फिर अपनी रिक्वायरमेंट या फिर अपनी कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग कोई नेम रख लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने चैनल का नेम रख देता हूँ, जो कि काफी आसान रहेगा मेरे को याद करने के लिए। उसके बाद नीचे चलते हैं तो आगे आ जाता है हमारे पास पासवर्ड का ऑप्शन। तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस दे रखे हैं Amazon ने। आप या तो ऑटो जनरेट पासवर्ड चूज कर सकते हो या फिर मैनुअली पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप मैनुअली पासवर्ड क्रिएट नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर तो आप सिंपली ऑटो जनरेट पे क्लिक करके पासवर्ड चूज कर पाओगे। तो चलिए सिंपली एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं और यहां भी और अब चलते हैं आगे। तो आगे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन की। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंस्टेंस चूज कर पाओगे अब अगर आप प्रोडक्शन सेक्शन में जा रहे हो तो। फ्री टायर में आपके पास लिमिटेड एक ही इंस्टेंस बचता है जिसको आप यूज कर पाओगे 1 GB रैम के साथ। तो अगर प्रोडक्शन सेक्टर के साथ जाएं या फिर डेव टेस्ट में जाएं तो हमें बेटर ऑप्शंस मिलेंगी एज कंपेयर टू फ्री टायर। तो उसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज की। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें 20 GB की स्टोरेज अलॉट होती है और हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो स्टेट है स्टोरेज का वो हम चूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, देन आ जाती है हमारे पास ऑप्शन कनेक्टिविटी की।
तो आप चाहें तो डायरेक्टली यहीं से मोनेटाइज कर सकते हैं कि आप उसे अपने EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं या नहीं। इस पर्टिकुलर डेटाबेस को अगर करना चाहते हो तो कनेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना इंस्टेंस सेलेक्ट कर लो जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे पास 2 इंस्टेंस शो हो रहे हैं जो मैंने क्रिएट कर रखे हैं अपने इस वेब सर्वर में, अमेजोन वेब सर्वर में। तो फिलहाल मैं किसी भी के साथ कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में यही मेन चीज है, अगर आप इस टाइम इसको चेंज नहीं करते तो बाद में आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने शो भी कर दिया है कि आप VCP को बाद में चेंज नहीं कर सकते एक बार क्रिएट करने के बाद। उसके बाद नीचे आ जाते हैं पब्लिक एक्सेस पे, तो पब्लिक एक्सेस यस कर देता हूं मैं क्योंकि बाद में इस पर्टिकुलर सर्विस को यूज करने वाला हूं मैं। तो उसके बाद आगे चल सकते हैं। आगे VCP सिक्योरिटी ग्रुप है, तो ये तो आप बाद में अगर चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और अभी चलते हैं डिफॉल्ट के साथ और देन आ जाता है अवेलेबिलिटी जोन। तो यहाँ पे नोट प्रेफरेंस लिखा है फिलहाल, तो नोट प्रेफरेंस सिलेक्टेड है। अगर हम चाहें तो हम अपने इंस्टेंस के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं कि हम किस प्लेस पे अपने डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा RDX प्रॉक्सी। तो अगर आप स्केलेबिलिटी बनाना चाहते हो अपने डेटाबेस की तो RDX प्रॉक्सी काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो उसके बाद चलते हैं डेटाबेस ऑथेंटिकेशन में। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आप सिर्फ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के साथ जाना चाहते हो, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन और IAM रूल्स के साथ जाना चाहते हो, या फिर कैरिबियोस ऑथेंटिकेशन या पासवर्ड के साथ आप जाना चाहते हो। तो मैं सिंपली पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रहने देता हूं कि मैं सिंपली पासवर्ड एंटर करूं तो मैं अपने डेटाबेस को एक्सेस कर पाऊं। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो नीचे मॉनिटराइजिंग की ऑप्शंस मिल जाती हैं आपको। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शंस। तो फिलहाल सबसे मिनिमम 7 डेज की है और मैक्सिमम आप 24 मंथ्स की भी कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है AWS KMS की। तो आप चूज कर सकते हो इस पर्टिकुलर की को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो नीचे चलते हैं और अब बात करते हैं हम एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन की। तो बहुत सारे लोग एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन को मिस कर देते हैं, लेकिन काफी सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर डेटाबेस की बात करूं तो अगर हम इस डेटाबेस को कोई नाम नहीं देते तो ये डेटाबेस क्रिएट ही नहीं होगा, और ये ऑप्शन हमेशा होती है एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में। तो जरूर से अगर आप कोई भी इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, तो उसकी एडिशनल सेटिंग्स को भी एक बार देख लो या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें चूज कर लो। तो मैं सिंपली यहां पे भी चेंज कर देता हूं। यहां पे एक नेम क्रिएट कर दिया मैंने अपने डेटाबेस के लिए। तो आगे चलते हैं। तो आगे भी ये काफी सारे फंक्शनैलिटीज हैं जो आपके डेटाबेस में काफी मैटर करेंगी। तो जब भी आप क्रिएट कर रहे हो डेटाबेस को तो सिंपली इन सभी को एक बार चेक जरूर कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंक्रिप्शन है तो इनेबल हो रखी है बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्शन। तो कई बार हम चूज करते हैं कि हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, इंक्रिप्शन नहीं चाहिए, तो आप सिंपली इसे डीसेलेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे चलते हैं लॉग्स रिपोर्ट में। तो लॉग्स तो हर एक एक्टिविटी के बनेंगे जो आप उस डेटाबेस में पर्टिकुलरली करोगे। उसके बाद मेंटेनेंस, तो यहाँ पे फिलहाल इनेबल है ऑटो माइनर वर्जन अपडेट पे। तो आगे चलते हैं। तो आगे आपके पास मंथली कॉस्ट में आपको सारी ब्रीफली बता देंगे कि आपको जो RDS सर्विस मिल रही है इसमें हर एक पर्टिकुलर सर्विस में क्या कॉस्ट रहेगी या फिर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपके यहाँ पे रहने वाली है। तो सिंपली क्लिक करते हैं क्रिएट डेटाबेस पे ताकि हमारा ये डेटाबेस क्रिएट हो जाए और हम इसे फर्दर यूज कर पाए। तो जैसे ही आप चूज करके क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर देते हो आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स का वेट करना पड़ेगा ताकि ये डेटाबेस क्रिएट हो जाए, क्योंकि ये डेटाबेस क्रिएट होने में और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन होने में एटलीस्ट 10 to 12 मिनट्स लगते हैं। तो उतनी देर वेट कर लेते हैं जब तक ये डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा हमें इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पे ही अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेक्शन में, तो यहाँ पे भी हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएंगी, जैसे CPU की कैपेसिटी और करंट एक्टिविटी का क्या सीन है और बाकी सारी कुछ रिलेटेड ऑप्शंस।
तो मैं सिंपली क्लिक करता हूं और ओपन करते हैं अपने डेटाबेस को। तो जैसे ही आप इस डेटाबेस को ओपन करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ के इस सेक्शन की बात करूं तो सबसे पहले आपको समरी में देखने को मिल जाएगा कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे सीपीयू की क्या फंक्शनैलिटी चल रही है या करंट एक्टिविटी कितनी है। तो अभी फिलहाल कोई एक्टिविटी चल रही थी तो यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं हो रहा। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी में आपको कुछ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिल जाएंगी इसकी, जैसे इसका एंड पॉइंट हो गया जो हम बेसिकली यूज करते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन को अपने इस पर्टिकुलर डेटाबेस को ओपन करने के लिए। उसके बाद इस पर्टिकुलर डेटाबेस का पोर्ट रहता है 5432। तो ये काफी याद रखने वाली चीज है कि अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है कि इस डेटाबेस का पर्टिकुलर पोर्ट कौन सा है तो आप ये सिंपली आंसर दे सकते हो 5432। उसके बाद अगर नीचे में बात करूं तो नीचे हमें शो हो जाते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड रूल्स। तो ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने 2 रूल्स को ऐड कर रखा है, लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शो हो जाता है हमारा एप्लीकेशन। तो हमारा जो फिलहाल जो हमारा इंस्टेंस बना है इस पर्टिकुलर डेटाबेस को रन करने के लिए वो बना है US ईस्ट 2C में। और उसके बाद अगर बात की जाए नीचे IAM रूल्स की, तो यहाँ पे अभी फिलहाल कोई रूल ऐड ऑन नहीं हो रखा। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल को चूज करके इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। देन प्रॉक्सी का सेक्शन आ जाता है और लास्ट में आ जाता है हमारा कनेक्टेड कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो आप जितने भी इस पर्टिकुलर डेटाबेस में इंस्टेंस को ऐड करोगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और अभी यहाँ पे फिलहाल शो हो रहा है सेटअप EC2 कनेक्शन। इट मींस कि अगर मैं इस पर्टिकुलर AWS सर्विस के इस पर्टिकुलर अकाउंट में कोई भी EC2 इंस्टेंस जो रन कर रहा है उसे इसके साथ कनेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद अगर वापस चलूं तो ऊपर आपको काफी सारी और ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए आपको टूल दे रखा है जिसमें आपको सारी मॉनिटराइजिंग शो हो जाएगी। तो अभी फिलहाल इन्हें बेसिकली जैसे ही इसको हमने क्रिएट किया इसने उसी टाइम से मॉनिटराइजिंग स्टार्ट कर दी है, जैसे आपको इन पिक्चर्स में शो हो रहा है। उसके बाद बात करूं लॉग्स और इवेंट्स की, तो हमारे पर्टिकुलर इस डेटाबेस में जितने भी लॉग्स रहेंगे या जितने भी इवेंट्स रहेंगे आपको उन सब की जो रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में आप इंस्टेंस की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस को जो रन कर रहा है इंस्टेंस उसमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसके बाद मेंटेनेंस एंड बैकअप की, तो फिलहाल अभी कोई मेंटेनेंस और बैकअप की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूं तो इसने स्टार्टिंग में ही एक स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया है इस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए। उसके बाद टैग्स की बात करूं तो हमने कोई टैग्स ऐड नहीं किए थे इस डेटाबेस के लिए, तो हमें यहाँ पे कोई टैग शो नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे ऐड टैग पे क्लिक करके न्यू टैग्स को भी ऐड कर सकते हैं। और अगर इस साइड की बात करूं तो जितने हमने यहाँ पे ऑप्शंस की बात की तो इसी से फैमिलियर ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जिनको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्नैपशॉट पे क्लिक करूं तो हमारे इस पर्टिकुलर डेटाबेस का जो स्नैपशॉट शो उन्होंने बनाया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद अगर हम कोई भी प्रॉक्सी क्रिएट करते हैं तो वो प्रॉक्सी हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं एक RDS डेटाबेस और उसे एक्सेस कर सकते हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस में या फिर अपने डायरेक्ट सिस्टम में जिसमें हम AWS सर्विस को यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे अगर मैं अपने पर्सनल लैपटॉप पे चाहूं कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस करके इसमें कुछ एंट्रीज करनी है। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ नई कॉन्फ़िगरेशन या कुछ नए फीचर्स के साथ।